ठीक है बेटा, बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 3,60,000 इंटू 12 1,68,000 42,000 इंटू 12 7,200। यहां पे भी 12 किया था। यूनिफॉर्म अलाउंस 18,000 माइनस कर दिया 14,500 3,500, क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस में से एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस 16,000 पर मंथ इंटू 12 1,92,000, यहां से माइनस करेंगे एग्जम्पशन। लेकिन एडवांस सैलरी फुली टैक्सेबल कर देते हैं 15,500। और जब भी एडवांस सैलरी लिखो तो सेक्शन 15 जरूर लिखो, वरना टीचर नंबर कट कर लेगा। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 15। अब क्योंकि गुवाहाटी में रेंट पे कर रहा है इसलिए नॉन मेट्रो हो गया बेटा। अब पहले सैलरी निकाल लेते हैं। तो सैलरी में सबसे पहले बेसिक सैलरी, डीए नहीं लेंगे क्योंकि नॉट फॉर्मिंग है, प्लस 42,000, ये निकल के आ गया 4,02,000। पहली लिमिट 40% 1,60,800। दूसरी लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड वो दे रखा है 1,92,000। तीसरी लिमिट रेंट पेड 2,64,000, 22,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी तो 40,200। तो जो तीसरी लिमिट आएगी उसको मैं निकाल लेता हूं बेटा। तो वो लिमिट निकल के आएगी 2,64,000 माइनस 40,200 2,23,800। इन तीनों में सबसे छोटा देखते हैं तो आएगा पहली वाली 1,60,800। 40% सबसे छोटा आया 1,60,800, तो यहां माइनस कर दिया 1,60,800। तो 192 में से माइनस कर देते हैं 1,92,000 माइनस 1,60,800 और ये आ जाएगा 31,200। तो 31,200 में ऐड कर दिया 15,500, फिर ऐड कर दिया 3,500, फिर कर दिया 7,200, फिर कर दिया 42,000, फिर कर दिया 1,68,000, फिर कर दिया 3,60,000। तो ये बेटा निकल के आ गया 6,27,400। 50,000 रुपये और माइनस कर दिए तो माइनस कर देंगे 50,000, तो आ जाएगा 5,77,400। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस रिडक्शन माइनस नहीं करोगे? नहीं, क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एसबीटीसी प्राइवेट लिमिटेड का है। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिडक्शन तभी मिलेगा जब वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो। तो यहाँ पे क्योंकि वो जो एम्प्लॉई है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसलिए इस रिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तमन्ना अपने लिए साइलेंट पे करो बेटा, वरना तुम्हारी सारी आवाजें रिकॉर्ड होती रहेंगी। देखो बेटा ध्यान से, यू विल लव दिस क्लास। सैलरी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। सैलरी के अंदर जो भी तुम बॉस से रिसीव करते हो, किसी भी नाम से रिसीव करते हो, किसी भी फॉर्म में रिसीव करते हो, जैसे बेसिक सैलरी आपने रिसीव करी, आपने कमीशन रिसीव किया, आपने बोनस रिसीव किया, तो ये जो तीन चीजें होती हैं ये तो वो बेसिक चीजें होती हैं जो हर किसी को पता होती हैं, और ये तीनों चीजें हमेशा फुली टैक्सेबल होती हैं। इसलिए अगर इनको रिसीव कर रहे हो तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद इसमें दो चीजें और आती हैं, जिसको एक को कहा जाता है अलाउंसेस और एक को कहा जाता है परकेजेट्स। एक को कहा जाता है अलाउंसेस, एक को कहा जाता है परकेजेट्स। जो अलाउंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे जिसमें से एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है, इसके अलावा जो बच जाते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं। जो एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं वो फुली टैक्सेबल हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम ऐड कर देंगे अलाउंसेस के लिए। और ये पूरी कैटेगरी मैंने आपको टीच कर दी है। 6 अलाउंसेस ऑफिशियल पर्पज वाले जो एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, और 14 अलाउंसेस जो होते पर्सनल पर्पज से हैं लेकिन जिसमें फिक्स्ड एग्जम्पशन दिया जाता है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड तो दिया जाता है, हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस हो गया,
अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया, ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया, जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो अलाउंस मिलता है इस तरीके से। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस बच जाए याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, वो हमेशा फुली टैक्सेबल होंगे। डियरनेस अलाउंस पढ़ाया था, फिक्स मेडिकल अलाउंस पढ़ाया था, लंच अलाउंस पढ़ाया था, सर्वेंट अलाउंस पढ़ाया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पहले ऐड करते हैं बाद में माइनस करते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस टीच किया था, ड्राइव फैमिली अलाउंस टीच किया था, ओवरटाइम अलाउंस टीच किया था, टेलीफोन अलाउंस टीच किया था। लेकिन इसके बाद आते हैं परकेजेट्स। पर्क्स क्या होते हैं? अगर बॉस आपसे ये कहता है कि हम आपके लिए कैश नहीं देंगे, हम आपकी नीड को पूरा कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द परकेजेट। तो अगर आपको लंच के लिए पैसे पहले ही दे दिए गए, उसको लंच अलाउंस बोलेंगे। लेकिन आपको लंच दिया जा रहा है, लंच आपके स्टमक में जाएगा, आप लंच खाओगे, उसको परकेजेट्स बोला जाएगा। मेडिकल के लिए पहले ही पैसा दे दिया गया, बीमार पड़े या नहीं पड़े इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, दैट इज का मेडिकल अलाउंस। लेकिन बीमार पड़ने पे इलाज करवाया जाएगा, इसको बोला जाएगा परकेजेट्स। तो यहां पे पर्क को भी ऐड करेंगे। एडवांस सैलरी वगैरह तो मैंने बता ही दिया, ऐड करते हैं। इसको कहा जाता है ग्रॉस सैलरी। इसमें से डिडक्शंस के लिए माइनस करते हैं। तो ये लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। अलाउंसेस के बाद परकेजेट्स आ गए, पर्क्स के बाद क्या आएगा? अब एडवांस सैलरी भी मैंने कहा ऐड करोगे, एरियस ऑफ सैलरी जो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है मैंने कहा उसके लिए भी ऐड करोगे। फिर पर्क्स के बाद प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके लिए भी यहां पे ऐड करेंगे। प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट बताने के बाद मैं उसमें टीच करूंगा आपके लिए। प्रोविडेंट फंड के बाद एक एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम होती है, उसको टीच करूंगा। तो ये लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आ जाएंगे तो ग्रेचुटी ऐड करेंगे, लीव सैलरी ऐड करेंगे, पेंशन ऐड करेंगे। तो हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ रहे हैं पर्क्स, और पर्क्स कर लेते हो तो आपकी 60% सैलरी, 60 से भी ज्यादा सैलरी पूरी हो जाएगी। परकेजेट्स सबसे लंबा टॉपिक है सैलरी का। इसके बाद सैलरी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 70% पूरी हो जाएगी। बॉस आपकी नीड को पूरा कर देता है, आपको कैश नहीं देता है। आप घर वालों से कहते हो कि हमें बुक्स वगैरह ट्यूशंस वगैरह के लिए पैसे चाहिए, तो दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक तो दे दिए 2000 रुपए पर मंथ देते रहेंगे, बेटा आप रख लो अपने खर्चों के लिए 2000 रुपए पर मंथ। अब बच्चा बुक खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, दैट इज अनदर मैटर। उन्होंने दे दिए 2000 रुपए पर मंथ, वो अलाउंस की फॉर्म में हो गया। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा जब भी ट्यूशन लगे बता देना, हम बात कर लेंगे, ट्यूशन की फीस पे कर देंगे। बुक चाहिए तो बता देना कितने की बुक है, हम लाके दे देंगे, या तुम ले आना, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। इसको बोलते हैं पर्क की फॉर्म। तो आपको पहला ही पैसा मिल जाए, दैट इज द अलाउंस। लेकिन बॉस बोले वो हम चीज आपकी पूरी कर देंगे, हम नीड को पूरा कर देंगे, उसको कहा जाता है परकेजेट्स। और पहला पर्क जो पढ़ाया जाता है, जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आता है, इसको कहा जाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। जो पर्क्स होते हैं उनका सेक्शन होता है 17 सब सेक्शन 2। जब सैलरी पूरी हो जाएगी तो सेक्शन को सिस्टमेटिकली लिख के दिखाऊंगा, लेकिन पर्क का सेक्शन होता है 17 सब सेक्शन 2। तो जो रेंट फ्री एकोमोडेशन होता है, अगर रहने के लिए आपको घर दिया गया, और रेंट फ्री एकोमोडेशन होता है, इसको कहते हैं आरएफई शॉर्ट के अंदर। तो पर्क्स के अंदर हम एग्जम्पशन नहीं निकालते हैं, पर्क्स के अंदर हम वैल्यूएशन निकालते हैं। समझो बात के लिए, हम क्योंकि हमें जो अलाउंस होते हैं वो कैश में मिल रही है, तो वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पता है कितना कैश मिल रहा है, उसमें से हमने एग्जम्पशन माइनस कर दिया, बैलेंस टैक्सेबल हो गया। लेकिन जो हमारे परकेजेट्स होते हैं, क्योंकि वो हमें काइंड में मिलते हैं, तो हमें ये पता ना लगाना पड़ेगा वो कैश में किसके इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि हम काइंड पे कैसे टैक्स पे करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, रहने अगर कार चलाने के लिए दी गई तो ये तो नहीं है कि आप टैक्स में स्टीयरिंग निकाल के दे दोगे, पहिए निकाल के दे दोगे, सीट कवर निकाल के दे दोगे। तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा अगर कार दी गई तो वो कैश में कितना बेनिफिट उसके लिए हो रहा है, उसको कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ द परकेजेट्स। और जो वैल्यूएशन आरएफए का किया जाता है उसका रूल होता है 3 सब रूल 1। अगर इसको याद कर लोगे तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। इन चीजों से हमेशा कॉपी अच्छी लगती है, आपकी इंटेलिजेंस दिखाई देती है, और एग्जामिनर खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है, उसके हाथ से निकल जाते हैं। हालांकि आंसर सही आएगा तो भी हो सकता है पूरे मार्क्स आपको मिल जाएं, लेकिन अगर सही रूल भी लिख दोगे तो ही विल बी वेरी इंप्रेस्ड। और एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है तो इसका फायदा ये होता है उसके हाथ से ज्यादा नंबर निकलते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। कहीं छोटी मोटी माइनस की गलती होती है उसको भी इग्नोर कर देता है कि तुम्हारी इमेज उसकी नजरों में अच्छी बन चुकी है। तो अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, अगर ये आपके लिए निकालना है
तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो एकोमोडेशन दिया गया, तो जो वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहां पे मैंने लिखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इस साइड में लिखा मैंने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर केवल दो आएंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आएगा। अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मैं किसी ऑफिस के अंदर काम करता हूं, सरकार की किसी मिनिस्ट्री वगैरह में काम करता हूं और मुझे रहने के लिए घर दिए गए। दिल्ली वगैरह में भी आपने देखे होंगे सरकार के बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, सरकारी कॉलोनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। अगर आप लोधी कॉलोनी चले जाओ, और कई जगह येलो कलर के ज्यादा होते थे, पुराने जमाने में येलो कलर के होते थे। तो मुझे इसमें से एक घर दिया गया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला घर मुझे रहने के लिए दिया गया। सरकार ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे घर बनवाए हुए हैं और इसमें से ये घर मुझे रहने के लिए दे दिया कि मिस्टर बंसल इस घर में आप रहो क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हो इसलिए। अब ये एचआरए नहीं है, एचआरए में बॉस पहले ही रेंट दे देता, फिर वो आप पे डिपेंड करता आप छोटा मकान लेते हो, बड़ा मकान लेते हो नहीं लेते हो। लेकिन बॉस ने रहने के लिए घर दिया तो अब ये परकेजेट्स बन गया, इसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मैं ये जानना चाहता हूं एक साल में मुझे कितना बेनिफिट हुआ। सर रहोगे तो आप इसमें बहुत सारे साल तक, जब तक नौकरी करोगे बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि हम टैक्स एनुअली पे करते हैं इसलिए सैलरी के पर्पज से हमेशा एक साल का बेनिफिट ही देखा जाता है कि मुझे एक साल में कितना बेनिफिट हुआ। तो जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं मुझे कितना बेनिफिट हुआ, तो स्टूडेंट कहते हैं जितना रेंट होना चाहिए, जो इसका रेंट होना चाहिए सर वो आपका बेनिफिट हुआ। और बात बिल्कुल लॉजिकल है। अगर यही चीज मैं किराए पे लेता तो हो सकता है मुझे 3,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करना पड़ता, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रहने के लिए दे दिया तो चीज तो मैं एंजॉय कर रहा हूं लेकिन मैं रेंट पे नहीं कर रहा हूं। देन व्हाट इज माय बेनिफिट? सर आपका बेनिफिट हो गया 3,000 रुपीज पर मंथ। इतना इजी होता है पर गैजेट्स। तो यहां पे लिख दिया रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट के हिसाब से उस घर का जो भी रेंट होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा और इसको लाइसेंस फीस भी कहा जाता है। लाइसेंस फीस तो कभी आया नहीं लाइसेंस फीस के नाम से, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसको लाइसेंस फीस भी कहा जाता है। तो ये पेपर में डायरेक्टली क्या दे रखा होगा, ही इज गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन और ब्रैकेट में दे रखा होगा रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स 3,000 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा होगा। बस क्या करोगे, 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे और 36,000 रुपए के लिए ऐड कर दोगे सैलरी के अंदर, और इसको कहा जाता है टैक्सेबल वैल्यूएशन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन जहां तक मैं आपके सीएमए के इंस्टीट्यूट को जानता हूं और पिछले कई सालों के 20-22 सालों के पेपर को देख रहा हूं, तो जो आपके एग्जाम में आएगा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं आएगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कितना टैक्सेबल होगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है जो घर दिया गया वो ओन्ड बाई एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाई एम्प्लॉयर है। लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में। हायर्ड और लीज्ड बाई एम्प्लॉय, हायर्ड के संग हम लीज्ड भी लिख सकते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए एक बार में ले लेते हो तो लीज बोलते हैं और छोटे छोटे टाइम के लिए लेते हो तो हायर बोलते हैं। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो जो घर दिया गया वो या तो ओन्ड बाई एम्प्लॉयर होगा या हायर्ड बाई एम्प्लॉयर होगा। अब सपोज करते हैं मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और कंपनी ने अपने बहुत सारे फ्लैट्स बनवा के रखे हुए हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनी ये करने ही लगी हैं, वो एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट्स दे देती हैं। सोसाइटीज बना के रखी हुई हैं, कॉलोनीज सारी की सारी एम्प्लॉयज रहो। जैसे कि आप बेंगलोर में जाओगे तो इन्फो सिटी आपके लिए मिलेगा, रिलायंस सिटी मिलेगा, मुंबई के अंदर जमशेदपुर में टाटा नगर मिलेगा। एम्प्लॉय भी रहते हैं और एम्प्लॉय को सारी बेनिफिट्स, बच्चों के स्कूल्स भी बनवा के दिए हुए हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, सब। वो कहते हैं हमारे लिए दिल खोल के काम करो और तुम्हारे लिए हम काम करेंगे, तुम्हें हम दुख तकलीफ नहीं होने देंगे, सारे सुख सुविधाएं देंगे, तो हमारे लिए काम करो। तो सपोज करते हैं एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड या रिलायंस ही मान लो इसके लिए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, मैं इसका एम्प्लॉय हूं और मुझे ये वाला घर रहने के लिए दिया गया जिसको मैंने येलो से कर दिया। देखो ये मैं डोर भी बना देता हूं निकलने के लिए और ये विंडो बना देता हूं बाहर देखने के लिए। अब ये घर मुझे दिया गया तो मैं बच्चों से पूछता हूं बताओ बेटा एक साल में मुझे कितना बेनिफिट हुआ अगर मैं एक साल पूरा इस मकान में रह लेता हूं। तो बच्चे कहते हैं सर जो भी इसका रेंट होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है, जो रेंट होना चाहिए वो टैक्सेबल होगा। सर अगर इसी चीज को आपने किराए पे लिया होता तो अगर आपको 8,000 रुपये रेंट पे करना पड़ता, अब ये चीज आपको फ्री में मिल गई।
आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन घर मिल गया तो जो भी रेंट होगा वो टैक्सेबल होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। और अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो ये फर्क मुझे टीच ही नहीं करना चाहिए, बस आरएफए के आगे लिखना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस, और ये फर्क बढ़ के अगले फर्क में मुझे आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे आंसर से एग्री कर रहा हूं। लेकिन दिक्कत मालूम है क्या हो जाती है? दिक्कत ये हो जाती है कि इस एम्प्लॉय को जो ये रेंट दिया गया, रेंट तो बहुत ज्यादा है, उसकी हैसियत से ज्यादा का है। वो एम्प्लॉय इतने रेंट का मकान खुद अफोर्ड नहीं करता, लेकिन बॉस के पास क्योंकि ये मकान अवेलेबल था इसलिए उसने इतना बड़ा का मकान दे दिया। जो मेरी हैसियत थी वो मैं केवल 4,000 रुपए पर मंथ तक का मकान अफोर्ड करता, अगर मैं अपने बलबूते पे अफोर्ड करता तो। लेकिन बॉस ने कहा हम तुम्हें रहने के लिए मकान देंगे, और जो मकान अवेलेबल थे उसमें से एक मकान दे दिया गया, और वो 8,000 रुपए पर मंथ का था या वो 18,000 रुपए पर मंथ का था। अब मुझे इस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट पे। तुम सोचने की कोशिश करो, 18,000 रुपए पर मंथ का अगर मुझे मकान रहने के लिए दे दिया गया तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब मेरे ख्याल से 2,16,000 रुपए एक साल का रेंट निकल के आएगा, और वो मेरी इनकम में ऐड होगा तो मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इतना बड़ा मकान बॉस से मांगा ही नहीं, इतना महंगा मैंने मांगा ही नहीं। अगर मेरी चॉइस होती तो मैं इतना बड़ा महंगा मकान किराए पे नहीं लेता, मैं सस्ता मकान किराए पे लेता। मैं अपनी हैसियत 18,000 रुपए की नहीं मानता हूं, लेकिन बॉस अपने पास से मकान देता है, जो मकान में अवेलेबल मकान है उसी में से एक मकान आपके रहने के लिए देगा। तो गलती तो एम्प्लॉयर की होगी, लेकिन टैक्स किसको पे करना पड़ जाएगा? एम्प्लॉय को पे करना पड़ जाएगा। गवर्नमेंट के केस में तो सरकार पहले से रेंट डिसाइड करती है कि हम इससे इतना रेंट मानेंगे, इसके लिए इतना रेंट मानेंगे, वो एम्प्लॉय की हैसियत के हिसाब से रेंट मान के चलते हैं। तो गवर्नमेंट के तो अपने होते भी अलग अलग हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स अलग होते हैं, फिर लो इनकम ग्रेड एलआईजी अलग होते हैं, एमआईजी मीडियम इनकम ग्रेड, हाई इनकम ग्रेड, सरकार हैसियत के हिसाब से देती है। हर एम्प्लॉय को उसके हिसाब की चीज मिलनी चाहिए। अगर एक बहुत ऐसा एम्प्लॉय है जिसके लिए कोई चीज चलाने नहीं आती है और वो चीज उसके लिए बेकार है, आपके ऑफिस का सर्वेंट है, सब कुछ करते हैं, और उसके लिए आपने मर्सिडीज दे दी। अब वो मना क्यों करेगा? भाई उसका तो ख्वाब ही है कभी मर्सिडीज को वो चलाए, लेकिन मर्सिडीज की वजह से उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। वो भी सोचो, उसकी पूरी सैलरी चली जाएगी। वैसे तो सैलरी उसकी 5 लाख रुपए से कम रहती, और 5 लाख रुपए पे 87A का रिबेट लेके उसको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता। लेकिन आपने बहुत महंगी चीज देके उसको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो टैक्स के चक्कर में फंस गया ना, और इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी सैलरी कैश वाली नहीं बचेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे जो मैं कहना चाहता हूं? तो आप एम्प्लॉय को जब भी घर दो तो उसकी हैसियत का मकान दो, जो रेंट उसको वास्तव में वो अफोर्ड कर सकता है उतना बड़ा मकान दो। तुम ज्यादा बड़ा मकान देते हो तो एम्प्लॉय के लिए आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है जो वो नहीं पे करना चाहता है। तो सरकार ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। सरकार ने कहा चलो हम जो रेंट होगा उस रेंट पे टैक्स नहीं लेंगे, हम ये देखते हैं किसी एम्प्लॉय को कितना रेंट पे करना चाहिए, और जो उसकी हैसियत होगी रेंट पे करने की उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैंने कहा, तो मुझे कुछ भी करो, मुझे कितना भी बड़ा बेनिफिट दो, लेकिन मेरे लिए उस बेनिफिट की वैल्यू इतनी मानी जाएगी जो उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो सरकार मुझसे ये कहती है कि बंसल जी हम अब मकान का रेंट नहीं देखेंगे, हम आपकी हैसियत देखेंगे कि आप कितना रेंट अफोर्ड कर सकते हो, और जो रेंट आप अफोर्ड कर सकते हो वो उस घर का वैल्यूएशन माना जाएगा, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं कितना रेंट अफोर्ड कर सकता हूं, इसके लिए ये देखा गया जिस सिटी में मुझे घर दिया गया उसकी पॉपुलेशन कितनी है। उसकी पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो एक केस बन जाएगा। फिर दूसरा देखा जाएगा उसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर पॉपुलेशन जो उसकी दे रखी है जिस सिटी में मुझे मकान दिया गया रहने के लिए मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 lakhs, और तीसरा जो केस बनेगा वो केस बनाया गया पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, मोर देन 25 लाख। सर पॉपुलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी? हाँ हमेशा दे रखी होगी कि जिस शहर में मकान दिया गया उसकी पॉपुलेशन कितनी है। और अगर बाई चांस दिल्ली जैसा शहर दे दिया हो, मुंबई जैसा शहर दे दिया हो, तो आपको भी पता है कि पॉपुलेशन यहाँ की 25 लाख से ज्यादा है।
तो दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़े बड़े शहर दे दिए फिर तो अजम्पशन भी ले सकते हो 25 लाख से ज्यादा है। अदरवाइज हर क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि जिस शहर में मकान है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। कोई भी शहर छोटा या बड़ा साइज में नहीं होता है, छोटा या बड़ा पॉपुलेशन से होता है। छोटे शहर में कम रेंट की हैसियत होगी और बड़े शहर में आपको उसी मकान के लिए थोड़ा ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे शहर में मकान दिया गया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो टैक्सेबल वैल्यूएशन होगा 7.5% ऑफ सैलरी। अब आपको कितना भी बड़ा मकान दे दिया जाए, सरकार ये कहती है कि अगर 10 लाख तक की कैपेसिटी वाले पॉपुलेशन वाले शहर में मकान होता है तो जो रेंट होना चाहिए किसी का वो 7.5% ऑफ सैलरी के बराबर होना चाहिए। तो अब उस मकान का एक्चुअल रेंट कितना होना चाहिए इससे मतलब नहीं है। जो टैक्सेबल वैल्यूएशन निकल के आएगा वो 7.5% ऑफ सैलरी निकल के आएगा। लेकिन थोड़ा बड़ा शहर होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो शहर की महंगाई बढ़ जाती है, तो आपको वो मकान अफोर्ड करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 10% ऑफ सैलरी। और अगर बहुत बड़े शहर में मकान दे दिया जाए तो उतना ही बड़ा मकान जो आपकी हैसियत का है आपको अफोर्ड करने के लिए आपकी जो थोड़ा सा आपका टैक्सेबल वैल्यूएशन बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर फेयर मार्केट रेंट दे भी रखा हो कि जो घर है उसका रेंट कितना है या उसका फेयर रेंट दे रखा हो कि फेयर रेंट इतना है, फेयर रेंट का मतलब कितना रेंट होना चाहिए, तो इग्नोर कर देना। क्योंकि हमें यह नहीं देखना है कि रेंट कितना होगा, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो यहां पे मैंने हाईलाइट किया 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर सैलरी का यहां क्या मतलब होगा। तो इनकम टैक्स में कई जगह सैलरी के मतलब चेंज किए गए। जैसे एचआरए में 3 अमाउंट लेते थे, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग, कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर। यहां लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, यहां भी तभी लेंगे जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी यूज में आ रहा है, प्लस कमीशन। और कमीशन ऑल केसेस, ऑल केसेस का मतलब हो गया चाहे टर्नओवर पे दे रखा हो, चाहे परचेज पे दे रखा हो, चाहे लमसम में दे रखा हो, कमीशन हमेशा लिया जाएगा। प्लस बोनस, प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। जो भी अलाउंसेस उसको मिले उसमें से एग्जम्पशन माइनस करने के बाद जो बचा होगा वो लेंगे, प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी का मतलब होता है जो बेनिफिट्स उसको कैश में दिए जाएंगे, इसके अलावा जो कैश में। वैसे तो बेसिक सैलरी भी कैश में होती है, डीए भी कैश में होता है, कमीशन भी कैश में होता है, बोनस भी कैश में, अलाउंस भी। इसके अलावा भी कोई कैश में दिया जाता है सर। जैसे जैसे कि तो मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, अभी जो पढ़ा दिया उसके बारे में सोचो। हां मैंने लिख दिया कि एक पॉइंट ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स भी लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। किस किस को नहीं करेंगे, पहली बात पर केजर्स को कभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कितने भी पर्क मिल रहे हैं, अभी तो मैं कार भी टीच करूंगा, सर्वेंट भी टीच करूंगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर टीच करूंगा, एजुकेशन फैसिलिटी टीच करूंगा, मेडिकल फैसिलिटी टीच करूंगा, गिफ्ट टीच करूंगा, क्रेडिट कार्ड टीच करूंगा, क्लब फैसिलिटी टीच करूंगा, पर कभी नहीं आएंगे इस सैलरी के अंदर। इसके अंदर एडवांस सैलरी कभी नहीं आएगी। और एडवांस सैलरी नहीं आएगी, समझ में आता है क्यों नहीं आएगी। एडवांस सैलरी इस सैलरी की है ही नहीं, इस ईयर की सैलरी नहीं है, वो तो आगे की सैलरी हमें मिल रही है। हमारी हैसियत को रेंट पे करने की है, वो इस साल की सैलरी की बेस पे देखोगे या जो हमने एडवांस में ले लिया उसके बेस पे देखोगे। अगर मैं 10,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं और मैंने 2,000 रुपए एडवांस में ले लिए 12,000, तो क्या मैं अमीर हो गया? नहीं सर, आप अमीर नहीं हुए, अभी भी आपकी हैसियत 10 ही है। क्योंकि फिर अगले साल तो आपको 10 की जगह 8 मिलेंगे ना। अगर हम सैलरी 12 कर दो तो मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मैं एडवांस में लेने से अमीर कहां होता हूं, फिर अगले साल तो मुझे कम मिलेगा ना। तो अगर तुम एडवांस सैलरी को सैलरी का हिस्सा मान लोगे तो 7.5% 10% ज्यादा निकल के आ जाएगा, मतलब मैं ज्यादा रेंट अफोर्ड कर सकता हूं। एडवांस के बेस पे अपने खर्चे थोड़ी नहीं बढ़ाए जाते हैं बेटा, इसलिए एडवांस सैलरी को कभी नहीं लेते हैं। एरियर्स ऑफ सैलरी को भी कभी नहीं लिया जाएगा। सर क्यों? क्योंकि ये इस साल की होती ही नहीं है, हम रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाते हैं, पिछले साल की हम बढ़ा रहे हैं। इट बिलोंग्स टू अर्लियर ईयर्स, क्योंकि इस साल की नहीं है, हमें इस साल के बेस पे हैसियत निकालनी है।
तो इन चीजों को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे पर्क्स के लिए, एडवांस सैलरी के लिए और एरिया ऑफ सैलरी के लिए, और जो यहां पे लिखा हुआ है उसके बेस पर टैक्सेबल वैल्यूएशन निकाला जाएगा। और जो आखिरी बात लिखी हुई है इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा लेकिन सही वक्त आने पे, लेकिन पहले अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा बेसिक सैलरी उसकी है 25,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ, और यहां पे मैंने लिख दिया फॉर में। फिर मैंने यहां पे लिखा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ। फिर मैंने दिया बच्चों एडवांस सैलरी 2,500 रुपए, और अब मैं यहां पे लिखता हूं ही इज प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन दिल्ली। बस ये क्वेश्चन तैयार हो गया। देखो ओन्ड बाई, मैंने पहला केस लिया था ओन्ड, और इस क्वेश्चन में दे रखा है ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। सर पॉपुलेशन तो दे नहीं रखी, दिल्ली दे रखा है, तो दिल्ली का हमेशा एजम्पशन मोर देन 25 लाख लेते हैं, तो टैक्सेबल वैल्यूएशन होगा 15% ऑफ सैलरी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिक सैलरी में लिखा 25,000 इंटू 12 और यहां लिख दिया 3 लाख। डियरनेस अलाउंस में लिखा 10,000 इंटू 12 और ये हो गया 1,20,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने बताया हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। हाँ, अगर वो ब्लाइंड होता, डेफ एंड डम्ब होता या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड होता तो 3,200 रुपए का एग्जम्पशन देते, अदरवाइज फुली टैक्सेबल होता है। और एडवांस सैलरी में हैबिट डाल लो, सेक्शन 15 जरूर लिखना, 2,500 रुपए। अब यहां पे लिखेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन, और सेक्शन 17(2) लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैल्यूएशन का लिख देना जहां पे ये रूल्स पढ़ाए गए हैं निकालने के, रूल 3(1). अब आते हैं वर्किंग नोट्स में। तो वर्किंग नोट्स में पहले ये देखते हैं ओन्ड है या हायर्ड है, ओन्ड बाई है। फिर देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख से ज्यादा है, तो हमें पता लगा 15% ऑफ सैलरी होगा। तो 15% ऑफ सैलरी होगा, तो पहले सैलरी निकालते हैं अलग, जो केवल आरएफए के लिए यूज में आएगी। सर बेसिक सैलरी, हाँ बेसिक सैलरी ली जाएगी। डीए फॉर्मिंग है तो डीए भी लेंगे 1,20,000। कमीशन दे नहीं रखा है, बोनस दे नहीं रखा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिया जाएगा 24,000 रुपए का, लेकिन एडवांस सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि इस साल को बिलोंग नहीं करती है, तो 4,44,000 रुपए। 4,20,000 प्लस 24, तो अब यहां पे लिख देंगे हम लोग 4,44,000 और उसका 15%। सैलरी हमने वर्किंग नोट्स में निकाल दी और यहां पे हमने सॉल्व कर दिया 4,44,000 इंटू 15%, 66,600। जब भी खाली हो और जब भी कॉपी करो, फेयर कॉपी में इसको करो तो ग्रॉस सैलरी निकाल लेना और यहां से माइनस कर देना 16,1A, 50,000 डेफिनेटली माइनस होगा, एंड बैलेंस इज कॉल्ड द टैक्सेबल सैलरी। एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पहले पॉपुलेशन देखना, फिर यह देखना आपके लिए कि सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी, और जो भी सैलरी की डेफिनेशन निकल के आएगी, जो भी सैलरी निकल के आएगी, उसका 7.5% और 10% और 15% निकाल के ऐड कर दिया जाएगा। बैलेंस इज ग्रॉस सैलरी और डिडक्शंस का बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। तो बहुत कुछ टीच करूंगा, काफी बड़ा पर्क है इसमें, टीच करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो अभी तक पढ़ाया और जो भी क्वेश्चन करके दिखाया, किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद टीच करूंगा हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछो बेटा। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है
और जो लाइसेंस फी दे रखी है वो दे रखी है 1250 रुपए पर मंथ। मार्केट रेंट उस घर का है 20,000 रुपए पर मंथ। हुज मार्केट रेंट 20,000, लेकिन सरकार की निगाह में सरकार ने जो उसका फिक्स कर रखा है वो 1250 फिक्स कर रखा है। तो हमें रेंट फ्री पर्क्स की वैल्यू निकालनी है केवल, तो हमें इससे मतलब नहीं होगा। गवर्नमेंट के केस में सरकार की निगाह में जो भी रेंट होगा और वो कितना है 1250 इंटू 12 15,000, तो ये 15,000 रुपये हम सैलरी में ऐड कर देंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला तो पेपर में आता ही नहीं है, आएगा भी नहीं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 12। अपने आंसर पोस्ट करना चैट बॉक्स के अंदर बेटा, आपके पास 5 मिनट है। मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। बेसिक सैलरी 35,000 इंटू 12 4,20,000। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग 1,44,000। मेडिकल अलाउंस खर्चे हमेशा इग्नोर कर देते हैं, फुली टैक्सेबल होता है, और क्योंकि पर मंथ नहीं दे रखा हुआ है तो पूरे साल का माना जाएगा 6,000। एजुकेशन अलाउंस 5,200 दे रखा है 3 बच्चों के लिए, तो 2,400 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2,400 इसमें से माइनस कर देंगे तो 2,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। एडवांस सैलरी पूरी टैक्सेबल कर देंगे 12,000 रुपये, और जरूर लिखेंगे सेक्शन 15 वरना टीचर नंबर कट कर लेंगे। अब रेंट फ्री हाउस उसके लिए और दे रखा है ओन्ड बाई एम्प्लॉयर इन दिल्ली, तो ओन्ड बाई है और दिल्ली के अंदर है, तो पहले आरएफए के लिए सैलरी निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी निकाल लेते हैं 420। डीए फॉर्मिंग है 1,44,000 रुपये निकाल लेते हैं। मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपये ले लेते हैं। 2,800 रुपये ले लेते हैं एजुकेशन अलाउंस। लेकिन एडवांस सैलरी नहीं आएगी क्योंकि एडवांस सैलरी इस साल को बिलोंग नहीं करती है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं 4,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 6,000 प्लस 2,800, ये कितना हो जाएगा 5,72,800। तो यहाँ लिखेंगे 5,72,800 का 15%, तो इसका निकाल देते हैं इंटू 15%, और ये आ जाएगा 8,5,920। तो टोटल करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं 12,000 रुपये, फिर ऐड कर देते हैं 2,800 रुपये, फिर कर देते हैं 6,000, फिर कर देते हैं 1,44,000, फिर कर देते हैं 4,20,000 रुपये, तो ये आ गया 6,70,720। 50,000 रुपये का इसका डिडक्शन दे देंगे तो 6,20,720 इज द आंसर। 6,20,720 इज द करेक्ट आंसर। 6,20,720। रवि साहब माइक लगा लो, माइक सही करवा लो, मैं बार बार बोलूंगा, आप जवाब नहीं दोगे इस तरीके से बेटा नहीं चल पाएगा। मैं हर बच्चे को एडवाइस कर रहा हूं माइक लगा लो बेटा। देखो बेटा ध्यान से आगे। अब मैंने आपको एक करवा दिया गवर्नमेंट का, एक करवा दिया ओन्ड का। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे करवाता हूं, लेकिन पहले बात करते हैं हायर्ड बाय एम्प्लॉयर की। मैं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गया, मेरे बॉस ने कहा नहीं बंसल जी हमारे पास मकान तो नहीं है बने बनाए, लेकिन हम आपको किराए पे लेके दे देते हैं, हम किराए पे ले लेंगे उसके बाद आपको दे देंगे। मैं बच्चों से पूछता हूं बताओ मेरा कितना बेनिफिट होगा, तो बच्चे कहते हैं जो भी मकान का रेंट होगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल होना चाहिए। मैं कहता हूं बेटा क्यों? कहते हो सर जब बॉस रेंट पे कर रहा है तो बॉस ज्यादा रेंट क्यों पे करेगा, फिर तो बॉस वही रेंट पे करेगा जो आपकी हैसियत के हिसाब से होगा। जो चीज अवेलेबल है वो अगर चीज दे दी गई तो वो तो ज्यादा की हो सकती है, लेकिन जब बॉस रेंट पे कर रहा है तब तो हम यही मानेंगे आपके हिसाब से ही रेंट पे कर रहा होगा वो, तो फिर हम रेंट जो भी पे कर रहा होगा उसको टैक्सेबल करेंगे। मैं इस बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक लॉजिक देता हूं तो मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करना। मैं बच्चों से कहता हूं चलो बेटा पहले ओन्ड वाली बात करते हैं, ओन्ड वाली। बच्चे कहते हैं करो। मैं कहता हूं ओन्ड बाई है एम्प्लॉयर और बड़े से बड़ा मकान है, और बड़े से बड़ा मकान बड़े से बड़े शहर में दिया गया। दो ही सबसे बड़े शहर है दिल्ली मुंबई, इनमें बड़े से बड़ा मकान मतलब समझ लो मुंबई के अंदर जो अंबानी का मकान है वो मकान आपको रहने के लिए दे दिया गया, तो बताओ कितना टैक्सेबल होगा। तो आपने कहा सर ओन्ड बाई में तो अगर बड़े से बड़े शहर में भी है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा।
क्योंकि अगर सैलरी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो मकान कितना भी बड़ा हो, चाहे राजमहल दे दो रहने के लिए, टैक्सेबल वैल्यूएशन 15% ऑफ सैलरी निकल के आएगा। इसका मतलब सरकार यह मानती है कि कभी भी रेंट 15% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़े से बड़े शहर में बड़े से बड़ा घर, देखो अंबानी ने अपना घर तक दे दिया अपने एम्प्लॉय के लिए। अंबानी का घर कितना शानदार है, उसके बारे में तुमने न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा, वेबसाइट्स वगैरह पे देखा होगा। सरकार कहती है तब भी 15% टैक्सेबल होगा। तो जो बॉस रेंट पे कर रहा है वो टैक्सेबल हो, लेकिन वो 15% से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 15% से ज्यादा तो सरकार टैक्सेबल वैल्यूएशन मानने को तैयार ही नहीं। इसीलिए हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में जो सरकार ने वैल्यूएशन लिखा वो क्या लिखा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन लिमिट लगा दी एक, और वो लिमिट क्या लगा दी, और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का वही मतलब जो आरएफए वाली थी, विच एवर इज लोअर। तो सर पॉपुलेशन अगर 10 से 25 लाख के बीच में होगी तो हम 15 की जगह 10 लिखेंगे? नहीं, यहां हमेशा 15 सही, मैक्सिमम लिमिट से ही कंपैरिजन किया जाएगा। इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। सरकार यह मानती है मैक्सिमम से कंपैरिजन कर लेते हैं। ओन्ड में जो मैक्सिमम वैल्यूएशन है वो 15% ऑफ सैलरी है, तो हम जो भी रेंट बॉस पे कर रहा होगा वो टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन 15% ऑफ सैलरी से ज्यादा टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओन्ड में भी जो मैक्सिमम टैक्सेबल वैल्यूएशन पॉसिबल है वो 15% ऑफ सैलरी के बराबर है। तो हायर्ड में चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी भी दे रखी हो, हमेशा जो कंपैरिजन करेंगे वो 15% ऑफ सैलरी से ही किया जाएगा। है लॉजिक? कन्विंस हो रहे हो मेरी बातों से? और जो भी डाउट हो मुझसे बेझिझक पूछना, अगर कन्विंस नहीं हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ। आपके पास 6 से 7 मिनट है करने के लिए। मैं शुरू करता हूं, अपने आंसर्स पोस्ट करना चैट बॉक्स में। बेसिक सैलरी 4,46,000, डियरनेस अलाउंस 15,000 इंटू 12, 1,80,000, लेकिन जो फॉर्मिंग दे रखा है वो 8,000 रुपए दे रखा है। एजुकेशन अलाउंस 150 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 150 दो बच्चों के लिए है, तो 150 इंटू 2 इंटू 12, 3,3600 रुपए, और इसमें से माइनस कर देंगे 2,400 रुपए, तो 1,200 रुपए टैक्सेबल निकल के आ जाएगा बेटा। 3,600 रुपए में से 100 इंटू 2 इंटू 12, 2,400 रुपए माइनस कर देंगे, दो बच्चों के लिए तो 1,200 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन दे रखा है 1%, 10 लाख का 1% हो जाएगा आपके लिए 10,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है 8,400, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, एबीसी का है। ट्रैवलिंग अलाउंस 30,000 रुपए में से माइनस कर देंगे 22,000 रुपए, 8,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। एरियर्स ऑफ सैलरी नॉट टैक्स अर्लियर 7,500 टैक्सेबल हो जाएगा, और हमेशा सेक्शन 15 लिखना जब भी एरियर्स ऑफ सैलरी आए। नॉट टैक्स अर्लियर का मतलब पहले टैक्स पे नहीं किया गया था, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज की गई है इसलिए। बस एक चीज बचती है, ही रिजाइड्स इन ए बेंगलोर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। जो रेंट पे कर रहा है बॉस 8,000 रुपए पर मंथ, और पॉपुलेशन मोर देन, जब भी हायर्ड लिखाओ तो पॉपुलेशन को सबसे पहले कट कर देना। ये पॉपुलेशन कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि हमेशा हम 15% से ही कंपैरिजन करेंगे, हायर्ड वाले में पॉपुलेशन नहीं देखनी है। तो अब पहले सैलरी निकाल लेते हैं। सैलरी आरएफए के लिए कितनी आएगी, 4,46,000। डीए आएगा 96,000, क्योंकि 8,000 रुपीज फॉर्मिंग दे रखा है। एजुकेशन अलाउंस लेंगे 1,200 रुपए, कमीशन लेंगे 10,000 रुपए, प्लस लेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,400 रुपीज, फिर लेंगे 8,000 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस। लेकिन हम एरियस ऑफ सैलरी को कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इस साल से बिलोंग ही नहीं करती है। 4,46,000 प्लस 96,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000 प्लस 8,400 प्लस 8,000, और ये आ गया 5,69,600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
69,600 का 15%, तो इसका निकालते हैं 15% इंटू 15%, 85,440, और जो रेंट पे किया गया होगा 8,000 इंटू 12, 96,000, इन दोनों में लोअर, तो लोअर निकल के आ गया 85,440, ये RFA का वैल्यूशन आ गया। तो इसमें ऐड कर देते हैं 7,500, फिर ऐड कर देते हैं 8,000, फिर ऐड कर देते हैं 8,400, फिर ऐड कर देते हैं 10,000, फिर ऐड कर देते हैं 1,200 रुपये, फिर ऐड कर देते हैं 1,80,000 रुपये, फिर 4,46,000, ये हो गया 7,46,540। इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर देते हैं तो -50,000, तो 6,96,540। दिस इज द करेक्ट आंसर, 6,96,540। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। अब मैंने वर्ड लगा दिया बेटा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड, और इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। तो इसको रेंट फ्री अनफर्निश्ड भी बोल सकते हो। हाँ, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो अनफर्निश्ड माना जाएगा, अगर फर्निश्ड होगा तो फर्निश्ड देना जरूरी है, और शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है RFFA। अगर आपका बॉस साथ में मूवेबल एसेट्स भी देता है आपके लिए, फर्निश का मतलब तो समझते हो, विद ऑल द हाउस इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फर्नीचर्स एंड द मूवेबल एसेट्स। तो घर के साथ अगर आपको फर्नीचर दिया जा रहा है, होम अप्लायंसेस दिए जा रहे हैं, किचन अप्लायंसेस दिए जा रहे हैं, तो बोलेंगे रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। जो मूवेबल एसेट्स हैं वो घर के आपको साथ दी गई। तो आप ये मानो कि आपको दो चीजें दी गई, एक चीज आपको नहीं दी गई है। एक तो आप ये मानो आपको दिया गया है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, और साथ में ये मानो आपको दी गई है मूवेबल एसेट्स, जिसको फर्नीचर भी कह सकते हैं। दो चीजें अलग अलग मानो, एक मानोगे तो वैल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। दो चीजें मिली, दोनों को मिला दिया गया बस केवल। आपने बाजार में कहा भैया आइटम ए दे देना, उसने 20,000 रुपए का दे दिया, फिर आपने कहा आइटम बी और दे दो 10,000 रुपए का, बताओ बिल कितने का बनाएगा, 30,000 रुपए का। यार ये बच्चों वाली बात है ये तो आप ये मानो कि दो पर्क्स आपको अलग अलग मिल रहे हैं, एक तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मिल रहा है, और साथ में आपको कुछ चीज यूज करने के लिए और दे दी गई घर के साथ। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखो। अनफर्निश्ड का तो निकाल लोगे, जैसे ऊपर निकालना सिखाया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या ओन्ड बाई है या हायर्ड बाई है, और उसमें ऐड कर दोगे वैल्यूएशन ऑफ द मूवेबल एसेट्स। तो मैं आपको फर्निश टीच नहीं करूंगा, मैं आपको टीच करूंगा यहां पे वैल्यूएशन ऑफ मूवेबल एसेट्स। क्योंकि आपको घर का निकालना तो आता ही है, वो तो ऊपर वाले के तरीके से निकालोगे जो ऊपर मैंने बताया है। उसमें हमें अलग से ऐड करना है मूवेबल एसेट्स का, जो टीवी दिया गया, जो फ्रिज दिया गया, जो वॉशिंग मशीन दी गई। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये होगा ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, या होगा हायर्ड बाई एम्प्लॉयर। अब मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूं, मेरे बॉस ने टीवी खरीदा 30,000 रुपए का, परचेज किया बाई, और मुझसे कहा मिस्टर बंसल 1 साल के लिए इसको यूज करो। सर 1 साल क्यों, पहले भी बताया, हो सकता है मैं ज्यादा भी यूज करूं, लेकिन हमें सैलरी 1 साल की निकालनी है, तो 1 साल का यूज करने पर मुझे कितना बेनिफिट होगा। तो बच्चे कहते हैं सर इसके डेप्रिसिएशन के बराबर बेनिफिट होगा। अगर 1 साल के बाद इस टीवी की मार्केट में कॉस्ट 27,000 रुपये रह जाती है, तो मैंने 3,000 रुपये का टीवी 1 साल में यूज कर लिया, 30 का बेनिफिट नहीं हुआ। 30 का बेनिफिट तो तब होता जब बॉस मुझे खरीद के नया का नया दे देता, मिस्टर बंसल आप ही रख लो, यूज करने के लिए दिया है।
जब भी घर वापस करूंगा तो बॉस टीवी भी वापस ले लेगा, यूज कर रहा हूं केवल। और जब यूज करते हो तो केवल डेप्रिसिएशन, अगर मैंने टीवी खरीदा होता 30 का और 1 साल के बाद 27 का बेच दिया होता तो 3 का लॉस मुझे हुआ होता। एंजॉय तो मैं कर रहा हूं टीवी का, और डेप्रिसिएशन का लॉस कौन बियर कर रहा है? मेरा एम्प्लॉयर। तो मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हो गया। और डेप्रिसिएशन का रेट माना गया है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एम्प्लॉयर। जो भी बॉस के लिए उस एसेट की कॉस्ट पड़ी होगी उसका 10% निकाल देना और वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यूएशन। इसीलिए मैंने 30,000 रुपए का 10% हो गया 30,000 रुपए, वो टैक्सेबल कर दिया। लेकिन अगर बॉस ने ये टीवी किराए पे नहीं लिया होता, इसको रेंट पे लिया होता, और वो रेंट होता 400 रुपए पर मंथ, और मुझसे कहते हैं बंसल जी यू आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम चाहते हैं आप एक बड़ा टीवी एंजॉय करो, हमने किराए पे लिया है, आपके घर में लगा रहे हैं, तो बताओ मुझे कितने का बेनिफिट हुआ? तो टीवी आप फ्री में एंजॉय कर रहे हो, रेंट बॉस पे कर रहा है, तो आप लिख दोगे हायर चार्जेस पेड बाई एम्प्लॉयर। नॉट ए बिग डील। बच्चों वाली सारी बातें मैं बता रहा हूं आपके लिए। अगर ऊपर वाला चार्ट आपको समझ में आ गया, इसका मतलब जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो ऑटोमेटिकली आपके समझ में आता रहेगा। तो पहले तो अनफर्निश्ड का निकाल देना, जैसे ऑलरेडी टीच कर दिया है। उसके अंदर मूवेबल एसेट्स का ऐड कर देना। ओन्ड बाई होगा तो डेप्रीशिएशन, और जो रेट एक्ट में डिसाइड किया गया है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉयर, और अगर हायर्ड बाई एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाई द एम्प्लॉयर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 14 मुझे जल्दी से करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पॉपुलेशन कितना होगा 14 में? किसमें? 14 क्वेश्चन में। किसने पूछा? अतुल रॉय ने। क्वेश्चन पढ़ो अतुल साहब, समझ में आ जाएगा। सर ये CCA 8,000 पर मंथ क्या है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पढ़ाया था मैंने, फुली टैक्सेबल होता है, छोटे शहर से बड़े शहर में ट्रांसफर होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। जब भी डियरनेस के आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा तो नॉट फॉर्मिंग माना जाता है। ये नोट है एक, मतलब याद करना पड़ेगा आपके लिए, लिख लो। अगर डीए के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डीए हमेशा नॉट फॉर्मिंग माना जाता है। अगर डीए फॉर्मिंग है तो क्वेश्चन पेपर में बताना पड़ेगा ये फॉर्मिंग है। अगर डीए के आगे कुछ भी नहीं, आप एजम्पशन नहीं ले सकते हो सर हमने अज्यूम कर लिया फॉर्मिंग था, नहीं, रूल है अगर डीए फॉर्मिंग है तो मेंशन करना जरूरी है फॉर्मिंग। अगर डीए के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डीए हमेशा नॉट फॉर्मिंग माना जाएगा। इस क्वेश्चन में बाई चांस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डीओ को आप नॉट फॉर्मिंग मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हर्ष 9,90,800 रुपए। बसंत का भी सेम आंसर है, स्वाति का भी सेम आंसर है। मैं शुरू कर रहा हूं। बेसिक सैलरी दे रखी है आपके लिए 48,000 पर मंथ, तो 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा बेटा 48,000 इंटू 12, 48,000 इंटू 12 5,76,000। 22,000 पर मंथ डियरनेस अलाउंस है 2,64,000। सीसीए मिलता है 8,000 पर मंथ, फुली टैक्सेबल होता है 96,000 सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। उसके लिए फर्निश्ड एकोमोडेशन दे रखा है, ओनर है, ओन्ड बाई है, और दिल्ली में दे रखा है तो आएगा 15% ऑफ सैलरी। तो पहले फर्नीचर को भूल जाते हैं, पहले आरएफए का कर लेते हैं, तो आरएफए के लिए सैलरी निकाल लेते हैं। तो बेसिक सैलरी डीए नहीं लेंगे और सीसीए लेंगे 96,000, तो 576,000 प्लस 96,000 ये हो गया 6,72,000। इसका निकाल देते हैं 15%, तो 672,000 का हमने 15% निकाल दिया, 1,08,000 रुपए निकल के आ गया। तो आरएफए का 1,008,000 ये लिख दिया। अब फर्निश बनाना है तो फर्नीचर का ऐड करेंगे। फर्नीचर भी ओन्ड बाई एसबीटीसी है और कॉस्टिंग 40,000 रुपए है, 10% इसमें 4,000 रुपए को ऐड कर देते हैं तो 1,04,800 आरएफए का वैल्यूशन आ जाएगा। तो
तो इसमें 4000 ऐड कर दिया, 1,04,800, फिर ऐड किया 96,000, फिर ऐड किया 2,64,000, फिर ऐड किया 5,76,000, ये हो गया 10,40,800। यहां से माइनस कर दिया 50,000 रुपए, तो 9,90,800, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, वेरी गुड, सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। 9,90,800, 9,90,800। बस एक राज साहब ने 50 माइनस नहीं किया था, बाकी सब लोगों ने सेम आंसर दिया है। वेरी गुड, 9,90,800। ये आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना खुद, सॉल्व योर सेल्फ। और ये इसलिए नहीं करवा रहा हूं मैंने, क्योंकि इसका मैंने खुद आंसर भी दे रखा है आपके लिए। इसका मैंने आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि आरएफए का वैल्यूएशन कैसे निकल के आएगा, इसलिए खुद देख लेना कैसे किया है। मैं आगे आपके लिए पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यारा पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। टॉपिक का नाम है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। अगर सैलरी एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिल रही है, पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन एमसीक्यू के तरीके से छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। मैं दो जगह बेटा काम करता हूं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता हूं और एक इवनिंग शिफ्ट में काम करता हूं। अब मैं दो जगह काम करता हूं, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। यहां से मुझे बेसिक सैलरी मिलती है 40,000 रुपए पर मंथ, और यहां से मिलती है बेसिक सैलरी मुझे 30,000 रुपीज पर मंथ। यहां से डीए मुझे मिलता है 20,000 रुपए पर मंथ, नॉट फॉर मी। और यहां से मुझे डीए मिलता है 15,000 रुपए पर मंथ, ये फॉर्मिंग है। यहां से मुझे मिलता है लंच अलाउंस 1,000 रुपीज पर मंथ। यहां से मुझे मिलता है सर्वेंट अलाउंस 500 रुपए पर मंथ। और मुझे यहां से दिया गया रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। अनफर्निश मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब मुझसे कहा कि सैलरी निकालो, तो रूल है अगर उसको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है तो सारे एम्प्लॉयर की सैलरी को ऐड करेंगे आरएफए का वैल्यूएशन निकालने के लिए। आरएफए का वैल्यूएशन निकालने के लिए जितने भी एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही होगी हर किसी के लिए इंक्लूड किया जाएगा। इफ एम्प्लॉय इज वर्किंग विद मोर देन वन एम्प्लॉयर, salary from all the employers shall be considered. From all the employers shall be considered for the purpose of RFA. RFA के लिए सारी की सारी सैलरी को कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे क्योंकि वो दो जगह काम कर रहा है इसलिए सैलरी हर जगह से कंसीडर की जाएगी उसकी। तो कैसे करेंगे, रीजन भी दूंगा मैं आपके लिए। पहले लिखते हैं बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12 4,80,000, डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12 2,40,000, लंच अलाउंस 1,000 इंटू 12 12,000, रेंट फ्री एकोमोडेशन। फिर दूसरी तरफ लिखता हूं बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 3,60,000, डियरनेस अलाउंस 15,000 इंटू 12 1,80,000 और सर्वेंट अलाउंस 500 इंटू 12 6,000 रुपए। तो इन सब का टोटल करेंगे और टोटल कितना आएगा 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6,000 इसका तो 546 ग्रॉस सैलरी आ गई, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए हमें निकालना है रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो हम आरएफए के लिए सैलरी निकालते हैं। तो 480 लेंगे
डीए नहीं लेंगे क्योंकि डीए नॉट फॉर्मिंग है। लंच अलाउंस लेंगे 12,000। दूसरे वाले की सैलरी लेंगे 3,60,000। उसका डीए फॉर्मिंग है तो उसका डीए भी लेंगे 1,80,000 और प्लस 6,000 रुपए और लेंगे उसका सर्वेंट अलाउंस। जो जो सैलरी के अंदर है तो 4,80,000 प्लस 12,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,80,000 और प्लस ऐड कर देंगे इसके अंदर 6,000 तो सैलरी आ जाएगी 10,38,000। अब इसका निकालेंगे 15% क्योंकि दिल्ली में दिया गया है तो इसका निकाल देते हैं 15% और ये आ गया 1,55,700। सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स, फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाली है, नहीं मॉर्निंग शिफ्ट वाली 2 लाइन में लगाना पड़ेगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट वाली है और ये इवनिंग शिफ्ट वाली सैलरी है। फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स विल बी कंसीडर्ड। तो अब इसकी भी सैलरी निकालते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं 12,000 रुपये, फिर ऐड कर देते हैं 2,40,000 रुपये, फिर ऐड कर देते हैं 4,80,000। ये हो गया 8,87,800। अब दोनों की ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। अब बच्चे एक गलती और कर देते हैं, वो भी समझ लो। वो 50 यहां से माइनस कर देते हैं, 50 वहां से, और उसके बाद टैक्सेबल सैलरी गलत हो जाएगा। पहले टोटल ग्रॉस सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों का टोटल करेंगे प्लस 5,46,000 और ये हो जाएगा 14,33,700। फिर यहां से माइनस करेंगे 16,1A 50,000 रुपये। फिर यहां से इसमें से 50 माइनस करेंगे और निकल के आएगा 13,83,700। अगर आप अलग अलग माइनस कर दोगे तो आप 1,00,000 का डिडक्शन दे दोगे। और देखो उस दिन मैंने दिखाया था अप टू 50 से ज्यादा का मिल ही नहीं सकता है। सैलरी इनकम में से नहीं मिलेगा। आप चाहे 10 जगह से सैलरी इनकम को ऑन करो, सैलरी इनकम में से 50 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो अगर अलग आप 50 का दे दोगे तो आप 1,00,000 का डिडक्शन दे दोगे। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आता बहुत रेयरली है लेकिन आ गया तो पहले दोनों सैलरी को ऐड कर लेना, उसके बाद केवल एक बार 50 का दिया जाएगा, 2 बार नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी बात, जो आरएफए की सैलरी थी, ये आरएफए के लिए जो सैलरी थी इसके अंदर दोनों सैलरी को ऐड क्यों किया गया? क्योंकि जिस समय आप दूसरे बॉस के यहाँ भी काम कर रहे हो, या तो उसी घर के अंदर रहे हो ना, जो आपकी रेंट पे करने की कैपेसिटी है सैलरी के बेस पे, उसी के बेस पे तो वैल्यूएशन निकाला जा रहा है। क्या आप आधा काम करते हो तो आधे दिन घर में रहते हो, आधी रात को घर में रहते हो? क्या सामान निकाल के आधे दिन के बाद सड़क पे रख देते हो और आधी रात के बाद सड़क पे रहते हो? घर में तो आप 24 घंटे के लिए रह रहे हो ना। तो उस 24 घंटे में जब दूसरे बॉस के भी काम कर रहे हो तब भी तो उसी मकान में रह रहे हो ना। तो ये मानो दोनों ने मिलकर मकान दिया है आपके लिए। समझने की कोशिश करो। आप ये मानो दोनों ने मिलकर मकान दिया है, क्योंकि आप उस मकान में रह के तो दोनों जगह काम कर रहे हो। जब दूसरे क्या काम करते हो तो सामान तो सेम घर में आपका रखा होता है। इसलिए जब आप एक से ज्यादा जगह काम कर रहे हो तो आरएफए की सैलरी के लिए जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी सबके लिए इंक्लूड किया जाएगा। और उसके हिसाब से आपका आंसर निकल के आ गया 13,83,700। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सब कुछ छोटे से छोटा टीच कर दूंगा, लेकिन ये पेपर में आता कम है, बस क्योंकि एमसीक्यू के तरीके से ये छोटा सा पॉइंट आ सकता है, इस वजह से केवल मैंने आपके लिए ये टीच किया। तो ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर कर के लेके आओगे। कल अगर नहीं करके आओगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। करके आना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए डेफिनेटली करके आना पड़ेगा आपके लिए। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आगे पढ़ाता हूं आपके लिए। इसको कहा जाता है होटल एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना सर, क्वेश्चन नंबर 16 आपने डिस्कस करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 जगह से वो काम करता है, उसकी टैक्सेबल सैलरी आपके लिए निकालनी है। अब मैं बात करता हूं होटल में अगर आपके लिए घर दे दिया जाए, होटल में अगर आपके लिए एकोमोडेशन, होटल में रूम दे दिया जाए। कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी के पास मकान नहीं है, आपको ज्वाइन करवाना जरूरी है, वो कहते हैं हमें तो घर चाहिए। तो होटल में उनके लिए परमानेंट एकोमोडेशन, पूरे साल वो होटल में ही रह लेते हैं। तो अगर किसी को होटल में एकोमोडेशन दिया गया तो बच्चे कहते हैं सर एक तरीके से हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हो गया, क्योंकि होटल भी तो हायर ही किया है
और अगर हायर्ड बाई एम्प्लॉयर में हम देखते हैं एक्चुअल हायर चार्जेज और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर, तो यहां पे भी होना चाहिए। तो यहां पे भी वही लिखने की कोशिश की गई, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाई एम्प्लॉयर। हायर चार्ज का मतलब हो गया होटल चार्जेस, जो होटल का टैरिफ था वो इसका मतलब हो गया होटल का टैरिफ जो होटल का पे किया है। और बस दिक्कत क्या है, यहां पे 15% की जगह लिखा हुआ है 24% ऑफ द आरएफए सैलरी। 24% क्यों किया गया? क्योंकि सरकार ये मानती है कि होटल में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिलते हैं साथ में। घर में केवल आपको घर मिलता है, लेकिन सफाई करने के लिए आप मेड रखते हो, सैलरी खुद पे करते हो। अगर आपकी बेडशीट्स वगैरह खराब हो जाती हैं तो आप खुद उसको वॉश करवाते हो, पैसा आपका जाता है। जो लाइट का बिल आता है वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर बॉस होटल में आपको रख रहा है तो लाइट का बिल भी उसके अंदर इंक्लूड है, जो आपकी सफाई होगी रूम की क्लीनिंग वो भी उसके अंदर इंक्लूड है, जो लॉन्ड्री वगैरह होगी, जो बेडशीट्स वगैरह पिलो कवर्स वगैरह होंगे, टॉवल्स वगैरह होंगी, वो भी होटल से प्रोवाइड की जाती हैं। तो होटल में यू गेट मोर देन द अकोमोडेशन। When you are getting more than the accommodation, तो आपको ज्यादा पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक तो होटल चार्जेस के अंदर भी सब चीजें इंक्लूड होंगी, और प्लस 15% को बढ़ा के कर दिया गया 24%। आरएफए की सैलरी सेम रहेगी जो मैंने आपको बताया, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग, कमीशन हमेशा, बोनस हमेशा, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन कभी भी पर्क नहीं आएंगे, एडवांस सैलरी नहीं आएगी और एरियस ऑफ सैलरी नहीं आएगा। लेकिन मैंने लॉजिक दे दिया कि 24% ऑफ सैलरी क्यों किया गया, बिकॉज इन होटल यू गेट मोर देन द जस्ट अकोमोडेशन, आपको और भी बेनिफिट साथ में अलाउ किए जाते हैं। लेकिन मैं एक विच एवरेज लेस तो होना ही चाहिए, लेकिन आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बहुत प्यारा नोट जो पेपर में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के तरीके से आता है। अगर होटल एकोमोडेशन आपको इन कनेक्शन विद ट्रांसफर दिया गया है, इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, इफ द होटल एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, ऊपर वाले केस में तो आपने ज्वाइन किया, आपको होटल एकोमोडेशन दे दिया गया, या जिस शहर में ज्वाइन किया उसी शहर में दे दिया गया, 6 महीने के लिए दिया गया, तो 6 महीने आपको पहले आरएफए दिया गया था। फिर आपने कहा सर आरएफए में बहुत ज्यादा खराब हो गया, इसको रिपेयरिंग वगैरह करवा दो। बॉस ने कहा ठीक है 6 महीने हो गए, अब 6 महीने के लिए हम करवा देते हैं। सर 6 महीने तक मैं कहां रहूंगा? बॉस ने कहा होटल में रह लो। होटल में आप रहने के लिए चले गए, तो 6 महीने आरएफए निकाल देना, 6 महीने का होटल निकाल देना, 6 महीने के होटल के चार्जेस ले लेना, 6 महीने की सैलरी का 24%। इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, सेम शहर में हो, सेम शहर में, उसी शहर में आपको एकोमोडेशन दिया गया, लेकिन यहां लिखा हुआ है इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में मुझे आरएफए दिया गया, और मैं अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक मैं दिल्ली में रहा। फिर मेरा ट्रांसफर मुंबई कर दिया गया, ट्रांसफर टू मुंबई, और मैंने कहा सर वहां पे जाके घर मिलेगा? तो मेरे बॉस ने कहा वहां अभी होटल में रह लो, हम देख रहे हैं घर, जैसे ही घर मिलेगा वैसे ही हम किराए पे लेके या खरीद के आपको दे देंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप होटल के अंदर रह लो। तो मैं 1 महीने के लिए वहां पे होटल में रहता, 3 महीने ही होटल में रहता हूं, ये मान लेते हैं 3 मंथ्स में पूरे होटल में रहता हूं। अप्रैल, वो जनवरी फरवरी मार्च, जैन 23 से लेकर मैं मार्च 23 तक होटल में रहता हूं। तो अब किस तरीके से करेंगे? तो 9 महीने का तो आरएफए आपको निकालना आता है, 9 महीने की सैलरी के बेस पे आप आरएफए निकाल दोगे, तो 3 महीने का होटल का निकालेंगे, लेकिन 15 दिन का माइनस कर देंगे। अगर इन कनेक्शन में ट्रांसफर दिया जाएगा तो सच फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट फॉर द 15 डेज इन एग्रीगेट, तो 15 दिन के लिए एग्जेम्प्ट होगी। तो जो होटल का हम निकालेंगे तो जनवरी के 31 दिन में से 15 दिन माइनस कर देंगे, 16 दिन, और फरवरी के, फिर फरवरी का निकालेंगे और फिर निकालेंगे मार्च का, मतलब 2 महीने और 16 दिन का निकालेंगे, 15 दिन के लिए एग्जाम कर दिया जाएगा। इस पे बेस मैं क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आज तक क्वेश्चन होटल का करके दिखा दूंगा, लेकिन जो नोट है वो केवल एमसीक्यू के तरीके से आपको याद करना है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आपने नहीं करना है। हाँ, अगर किसी का प्रैक्टिकली करने का मन हो पेपर दे लो, फिर मुझसे पूछ लेना सर कैसे करेंगे, तो करके दिखा दूंगा। करना क्या है इसमें, 2 महीने और 16 दिन की सैलरी निकाल लेंगे,
2 महीने 16 दिन की सैलरी का 24% निकाल देंगे और 2 महीने 16 दिन के होटल चार्जेस ले लेंगे। इन दोनों में जो भी लोअर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर है, इस लाइन को बार बार याद कर लो, इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो 15 दिन के लिए होटल एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि सरकार ये मानती है जब आप दूसरे शहर में जाते हो और ट्रांसफर करते हो और होटल में रहते हो स्टार्टिंग में 15 दिन के लिए, तो वो होटल कई बार इसलिए दिया जाता है क्योंकि अभी एकोमोडेशन आपका शिफ्ट हो रहा है, पुरानी जगह से आपका सामान आएगा, आपके घर में शिफ्ट होगा, तो होटल को आप एक घर के तरीके से एंजॉय नहीं करते हो। सरकार ये मानती है, इसलिए 15 दिन का एग्जाम किया गया। हाँ, 15 दिन से ज्यादा भी अगर होटल में रहते हो, सरकार ये माने कि 15 दिन के बाद तो घर मिल जाना चाहिए, 15 दिन से ज्यादा भी होटल में रहते हो तो पहले 15 दिन का एग्जाम कर दिया जाएगा, उसके बाद जो होटल में रहोगे उसके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो इस वाले नोट को अच्छे तरीके से याद कर लो। अगर होटल एकोमोडेशन इन कनेक्शन विद ट्रांसफर है, आप कोई सा भी पेपर दो, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन फेवरेट होता है, बहुत पेपर के अंदर आता है, पहले 15 दिन का हमेशा एग्जाम कर दिया जाता है। तो आरएफए के अंदर बहुत छोटे से बस 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में टीच करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए केवल इतना ही। एक होमवर्क मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। किसी को जरा सा भी डाउट है, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया पूरा ये इसके अंदर, या जो भी मैंने अभी आपको होटल का पढ़ाया, आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लासेस ओवर बेटा।